दोस्तों नमस्कार। राजनीति के अंदर कई प्रकार की बातें चलती हैं, कई प्रकार के नारे चलते हैं, कई प्रकार की उक्तियां चलती हैं, कई प्रकार की लोकोक्ति चलती हैं। राजनीति के अंदर खासकर हरियाणा की अगर राजनीति की बात करूं तो उसके अंदर हरियाणा के नेताओं में और हरियाणा के जो नेताओं के साथ साथ जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हुआ करते हैं, राजनीतिक दलों की एक्टिविटीज़ पर जो रुचि रखते हैं, नज़र रखते हैं, वो लोग होते हैं। तो उनके बीच में एक बात कही जाती है कि फलां ने फलां का कांटा निकाल दिया, या ये कहा करते हैं कि फलां ने फलां की कांच काट दी। इन दोनों शब्दों के जो मायने हैं, कांटा काटने का मतलब ये होता है कि कांटा निकालने का मतलब इससे लिया जाता है कि किसी ने किसी की रांद काट दी, किसी ने किसी का अपने रास्ते का जो उसके लिए कांटा था उसको उससे दूर कर दिया। और कांटा निकालने का एक मतलब ये कहा जाता है कि किसी नेता को ऐसी जगह भेज देना, ऐसी जगह झोंक देना कि जहाँ पर उसका स्कोप कम लगता हो। कहते हैं कि उसका इसलिए कांटा निकाल दिया। और फिर कांच काटने वाली बात यूँ आती है कि जब किसी नेता के उसके विरोधी जो लोग हों वो उसके लिए कोई इस प्रकार का एक जाल बुन दें या इस प्रकार का ताना बाना बुन दें कि जिससे उसको निकलने में परेशानी हो और उसके लिए कई प्रकार की बाधाएं सामने आने लग जाएं। ये बातें जो हैं दोनों, कांच काटना और कांटा निकालना, ये हरियाणा की राजनीति में बहुत कहे जाते हैं। कांटा काटने वाली बात, कांटा निकालने वाली बात तो हरियाणा की राजनीति में पिछले बहुत दिनों चलती रही। और इसकी शुरुआत आप वहाँ से मानिए कि जब जींद का उपचुनाव हो रहा था और रणदीप सिंह सुरजेवाला को वहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो उस समय हरियाणा सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे पंडित रामविलास शर्मा, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कांटा निकाल दिया। और इसी प्रकार जो कांच काटने वाली बात आती है, ये तो हरियाणा की राजनीति में तब से है जब से हरियाणा का उदय हुआ, हरियाणा का गठन हुआ और कई मुद्दों पर, कई मसलों पर कहा गया कि उसने उसकी कांच काट दी। इन दोनों बातों को आज हरियाणा की राजनीति में खासकर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक उक्ति की बात भी जरूर करना चाहूँगा कि सामाजिक उक्ति में कहा जाता है कि कितने फूफा हैं और कितने दादा हैं, किसको संभालना पड़ेगा और किसको मनाना पड़ेगा। तो ये वाली बात भी भारतीय जनता पार्टी में अब चलती है। इन सारी बातों का आपसे मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, फूफा, बाबा, कांच काटना, कांटा निकालना, ये सारी बातें, कि हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, सत्ता में आई। पहली बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सबसे पहले नेता तो थे पंडित रामविलास शर्मा, जिनके मन में अरमान जागते थे कि भाई अब दादा लॉटरी लग गई, अब मुख्यमंत्री बनेंगे। और पंडित रामविलास शर्मा के तो 2014 को ही आप क्यों कहो, 2014 से पहले एक वो दौर था 1996 का, जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। चौधरी बंसीलाल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी समर्थक दल थी। और लेकिन किसी ज्योतिष ने, किसी बाबा ने, किसी पूछा ने बता दिया पंडित रामविलास शर्मा को कि पंडित जी आपका मुख्यमंत्री बनने का योग है, दादा आपका मुख्यमंत्री बनने का योग है। और पंडित जी ने तमाम जुगाड़ लगा करके चौधरी बंसीलाल की सरकार को गिरवा दिया। हालांकि के अंदर उस समय एक भूमिका तो मनोहर लाल जी की भी थी, लेकिन 2014 में जो कांटा काटा रामविलास शर्मा का, वो कांटा असल में तो काटा मनोहर लाल जी ने। मुख्यमंत्री के दावेदार थे पंडित रामविलास शर्मा, बड़े अरमान थे उनमें कि सरकार पूरे बहुमत की बनी है। और उससे पहले मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिए गए, चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट मिलने के बाद, लेकिन वो 47 सीट जो आई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं तो पंडित रामविलास शर्मा भी थे। रामविलास शर्मा उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब चुनाव हो गया और सरकार बनने की बारी आई, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो बड़ी पीड़ा दादाजी के लिए की थी, पंडित रामविलास शर्मा के लिए, कि उनको ही अनुमोदक बनाया गया मनोहर लाल का, कि आप ही अनुमोदक हैं। जैसे अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हुआ, वैसा ही हरियाणा में भी दोस्तों 2014 में हो चुका था। रामविलास शर्मा जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको ही पर्ची निकालनी पड़ी मनोहर लाल की। और अब वो सारे दर्द, 2019 का चुनाव रामविलास शर्मा हार गए
और हारने के बाद रामविलास शर्मा जी की कंडीशन वो हो गई कि उनको कई बार तो सड़क पर कहना पड़ा एसडीएम से, एसडीएम साहब हमारी सरकार है। और अब उनका दर्द इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में निकलकर खूब सामने आ रहा है। 2024 के चुनाव में उनका वो जो दर्द है रामविलास शर्मा का, चाहे वो नारनौल की सभा हो रही हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में सभा हो रही हो, एक सभा में उन्होंने कहा नायब सिंह सैनी जी से कि आपनो अजीज है, और उनकी तमाम उनकी जो भाषा शैली होती है रामविलास शर्मा जी की, वो बड़ी गजब है, बड़ी मस्त भाषा शैली में बात करते हैं। और उसके अंदर कह रहे थे कि ऐसे मौके भी होते हैं कि जब शेर का शिकार गिदड़ा कर देते हैं, यानी कि दर्द तो रामविलास शर्मा जी का यही है कि शेर का शिकार हो गया। और रामविलास शर्मा उसके अंदर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई पूर्व नहीं, ओम प्रकाश भावी मंत्री है। और फिर उसके बाद इशारे में पता नहीं क्या कह रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं नायब सिंह सैनी मेरा अजीज़ है, पर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद हरियाणा में खेला होगा। मतलब रामविलास शर्मा के फिर एक रैली में कह रहे हैं, एक सभा में, जो सभा थी विजय संकल्प रैली, उसमें कह रहे थे कि राव इंदरजीत सिंह मुख्यमंत्री। मतलब ये जवान फिसल रही है और या फिर वो कांच काट रहे हैं रामविलास शर्मा। यही लाना चाह रहा था मैं आपको कि रामविलास शर्मा की आखिर जवान फिसल रही है। एक बात उन्होंने और बोली कि जिस पेड़ को हरा भरा किया, सींचा, आज वहाँ बैठने का समय नहीं मिल रहा। ये इसलिए कहना पड़ा उनको कि जब रामविलास शर्मा भाषण देने आए तो उनको समय की मर्यादा में बांधने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि एक वो समय था कि जब हमने इस पार्टी को सींचा, इस पेड़ को, इसको पौधे को पेड़ बनाया, और अब हमारा समय है तो हमें इसकी छांव नहीं लेने दे रहे, हमें इसमें बोलने नहीं दे रहे। ये तो रामविलास शर्मा की बातें हैं। मतलब रामविलास शर्मा का कांटा जो निकला था, अब रामविलास शर्मा कहीं कांच काटने के मूड में हैं। दूसरे एक और नेता हैं, दूसरे नेता हैं गब्बर अनिल विज, 6 बार के विधायक। नाराज तो मनोहर लाल से खूब थे, पर जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो मानो कोई वज्रपात हो गया। जब से नायब सिंह सैनी बने हैं मुख्यमंत्री तब से मानो कई बिजलियां पड़ गई अनिल विज साहब पर। और उनकी जो दर्द है, उनकी जो टीस है, उनकी जो व्यथा है, कभी वो कह रहे हैं कि मेरे को मेरी औकात बता दी, कभी वो कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी में मेरी हैसियत क्या है वो पता चल गई, कभी वो कह रहे हैं मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे अब पता चला है, कभी वो कह रहे हैं कि मुझे तो इतना पूछा भी नहीं गया कि भैया मुख्यमंत्री बदल रहा हूँ क्या है कि नहीं बदल रहा। कभी वो कहते हैं कि मेरे साथ तो जो हुआ है पार्टी के अंदर वो तो मैं अब केवल अम्बाला छावनी, अम्बाला कैंट का हूँ, यहाँ का विधायक हूँ, यहीं काम करूँगा। मतलब बहुत सारी बातें। और कल 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 तो गजब हो गया। कल अम्बाला में एक स्कूल में थे, स्कूल के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ जो भाषण है उनका कह रहे हैं मेरी ताकत छीन ली गई है, मेरी शक्ति छीन ली गई है, मैं क्या दूँ आपको। ये दर्द था अनिल विज का, और दर्द बयां कर रहे थे कि मेरी शक्ति छीन ली गई, मैं अब शक्तिहीन हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं अब आपको क्या दूँ सिवाय आशीर्वाद के। वो कहते हैं ना, एक हिंदी फिल्मी गाना भी है कि तुम्हें और क्या दूँ इसके सिवाय तुमको मेरी उम्र लग जाए। मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं बस सिर्फ। अनिल विज कह रहे हैं कि मेरा बड़ा दर्द है। अब अनिल विज के बाद आगे चलें तो फिर कैप्टन अभिमन्यु, 2014 से पहले कैप्टन अभिमन्यु के मन में भी उमंग थी, हिलोरे थी कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, शायद वित्त मंत्री बने, राजस्व मंत्री बने, आबकारी मंत्री बने, खूब मलाईदार महकमे तो मिले, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता, बस वही नहीं मिला। 2019 का चुनाव हार गए कैप्टन अभिमन्यु भी। उसके बाद से बड़ी परेशानी के दौर में गुजर रहे थे। भले ही उनको किसी दूसरे राज्यों का प्रभारी, सह प्रभारी कुछ भी बना दो, लेकिन जो मज़ा पार्टी के संगठन के मुखिया और सरकार के मुखिया का है वो भला और कहाँ। लेकिन उन्हें वो दोनों चीज़ें कुछ मिला ही नहीं। अब बड़ी चर्चा थी कि उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा हिसार से। इसके लिए उन्होंने मनोहर लाल जी के भी खूब कसीदे पढ़े। उनकी बड़ी बड़ी फ़ोटो, मैं हिसार कई बार गया तो मैंने देखी, लगी हुई थी, बोर्ड लगे होते थे उनके। वहाँ बात नहीं बनी, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ऐसा हालात हो गए कि अब कैप्टन अभिमन्यु जो कप्तान थे, वो कप्तान से एक तरह से कहे तो अब वो विंग में जाने कौन सी पोस्ट उनको मिले। अब आजकल वो हिसार के चुनाव में कहीं सक्रिय नहीं है अभी तक। ओम प्रकाश धनखड़
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। 2014 में वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। बात बनी नहीं, खूब मंत्रालय उनको भी खूब मिले और खूब उनकी चौधर चली। 2014 से 19 का विधानसभा चुनाव वो भी हार गए। चुनाव हारने के बाद कुछ टाइम बाद उनको बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मनोहर जाल के आगे ऐसे फंसे मनोहर जाल में वो कि फिर निकल नहीं पाए, फड़फड़ाते रह गए। आजकल वो राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली के चुनाव के लिए प्रभारी भी हैं। बहादुरगढ़ के अंदर संबोधन हो रहा था तो खूब मस्का लगा रहे थे नायब सिंह सैनी को। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर ऐसा आयोजन हुआ कि जैसे अब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हालात ये हो गई, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। अब दिल्ली के प्रभारी रहे, हम दिल्ली के प्रभारी हैं, बहादुरगढ़ की सभा में बोल रहे थे, लेकिन चुनाव में क्या करेंगे, रोहतक चुनाव के लिए उनकी क्या हसरत रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि वैसे ही रोहतक में तो दीपेंद्र हुड्डा आजकल बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। हुड्डा परिवार जो अपनी चौधर थी उसको वापस लेने के लिए जो 2019 में निकल गई थी, लगा हुआ है। ये तो पुराने नेता हैं बीजेपी के। अब अगले नई पीढ़ी में आओ तो कुलदीप बिश्नोई, भले ही कह दिया है कि आरएसएस और बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो साधारण कार्यकर्ता तो साधारण ही रहते हैं। साधारण कार्यकर्ता तो चुनाव में काम बहुत कम करते हैं। साधारण कार्यकर्ता तो बस इतना करते हैं कि अपने बूथ पर जा करके बैठ गए, देख लिया बूथ को, हो गया बस। कुलदीप बिश्नोई जैसा आदमी जो कई बार का विधायक, सांसद, खुद मुख्यमंत्री का दावेदार और कह रहा मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो कहीं कुलदीप बिश्नोई की भी जो उनके साथ हुआ बीजेपी में लाने के बाद, कहीं वो भी तो कांच काटने के जुगाड़ में नहीं है। अब ये बहुत सारे नेता हैं, और जो मैं आपको बता रहा था कांच काटना और कांटा काट निकालना, ये तो बातें थी। एक मैंने कहा था दादा और फूफा, तो भैया अनिल विज तो इस समय बने हुए हैं फूफा, पूरी तरह नाराज़ हैं। किस दिन कभी वो चढ़त पे नाराज़ हो जाते हैं, कभी हल्दी की रस्म हो रही है तो नाराज़ हो रहे हैं। मतलब जब कोई बात आ जाए, अनिल विज वैसे तो कहते हैं कि बिल्कुल कौन सा कार्यकर्ता कहते हैं, वो कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल पक्का कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। और लेकिन जब चुनाव चल रहा है, चुनाव का दौर है, तो उसमें कल कह दिया कि मेरे पास तो कुछ ताकत ही नहीं बची, अस्तित्वहीन हो गया हूँ, ताकत विहीन हो गया हूँ। ये इस प्रकार के दर्द हैं, उनको कैसे मनाया जाएगा। ब्याह में सबसे ज़्यादा नाराज़ फूफा हुआ करता हमेशा, और ब्याह में संभालना पड़ता दादा। धनखड़ साहब की, कुलदीप बिश्नोई की, कैप्टन अभिमन्यु की तो वो जाने, लेकिन दो जो मैं नाम कह रहा हूँ, अनिल विज और रामविलास शर्मा, तो अनिल विज तो आज फूफा की कंडीशन पे हैं, हर रस्म पे नाराज़ हो रहे हैं, और दादा संभाले नहीं संभल रहे। कभी वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कभी वो मंत्री बदल रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं मेरे को बोलने नहीं दे रहे, कभी कह रहे हैं कि पेड़ की छांव पे नहीं आने दे रहे। तो आखिर ये क्या हो रहा है। अब सवाल उठते हैं, सवाल ये है कि आखिर अगर यही सब चलेगा तो फिर 400 पार कैसे होगा। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने वाला ख्वाब पूरा कैसे होगा, क्योंकि पिछली बार जीत ली थी। वैसे आप हमारे दर्शक हैं और हमें अपना बहुत असीम स्नेह देते हैं, हमारे जो वीडियोस होती हैं उन पर आपके कमेंट्स भी बहुत आते हैं, तो आप इसमें ज़रूर बताएं कि बीजेपी में कितने फूफा और कितने दादा हो रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो नेता जो नाराज़ चल रहे हैं, इनकी नाराज़गी कहीं चुनाव के में भारी तो नहीं पड़ेगी? और आपको क्या लगता है कि 10 का दम बीजेपी अब दिखा पाएगी, और या फिर उसमें कांग्रेस सेंध लगा जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहें और हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।